नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। डेविड हेडली का एक और बड़ा खुलासा, कहा लश्कर की फिदायीन थे इशरत जहां। बीजेपी ने कांग्रेस से की माफी की मांग, कांग्रेस ने उठाए बयान पर सवाल। नहीं रहे सियाचिन के जांबाज हनुमंत थप्पा, देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। कल कर्नाटक के धारवाड़ में अंतिम संस्कार। दिल्ली में 15 अप्रैल से दोबारा लागू होगा ऑड इवन फार्मूला। महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट रहेगी जारी। 500 पूर्व सैनिकों को देखरेख का होगा जिम्मा। पेट में कीड़े मारने की दवा से बिगड़ी 200 बच्चों की हालत। 5 राज्यों में बच्चों को उल्टी चक्कर की शिकायत। सरकार ने कहा घबराने की बात नहीं। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 807 अंकों की गिरावट के साथ 23,000 से नीचे सेंसेक्स। निफ्टी 240 अंक टूटा। वित्त मंत्रालय ने कहा दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली ने आज अपने बयान में एक और बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि 2004 में पुलिस मुठभेड़ में मारी गई इशरत जहां लश्कर की आतंकवादी थी और वो आत्मघाती दस्ते की सदस्य थी। हेडली ने इसके अलावा ये भी स्वीकार किया कि मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने पूरी फंडिंग की थी। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की जांच कर रही अदालत में हेडली ने गुरुवार को कहा कि उसने इशरत जहां का नाम सुना था और जकीर रहमान लखवी ने उसे बताया था कि इशरत आत्मघाती दस्ते की सदस्य थी। उसने तुरंत कहा कि इशरत जहां ये नाम मैंने सुना था और पुलिस के चकमक में मारी गई थी, इसलिए मुजम्मिल भट्ट को जकीर रहमान लखवी कोस रहा था। ये बात उसने आज बताई। हेडली ने अदालत को यह भी बताया कि 26/11 हमले को कराची में लश्कर के मुख्यालय से नियंत्रित किया जा रहा था और हमलावर पल पल उनके संपर्क में थे। हेडली के वकील महेश जेठमलानी ने भी कहा कि अपने बयान में हेडली ने लश्कर और आईएसआई के 26/11 हमले में शामिल होने की महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। नवंबर 2008 से 28 नवंबर 2008 तक 3 दिन जो हमला चल रहा था, उस हमला में हमलावर कोई उनके आका से, उनके हैंडलर से फोन से बातचीत करते थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये फोन कॉन्वर्सेशन पूरा इंटरसेप्ट किया था और ये बात स्पष्ट हुई थी कि अटैकर्स को पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन मिलती थी, जिससे आज डेविड ने कोरॉबरेट किया है। The reason for calling Headley is to find out all aspects of what he knew regarding every incident in India. And certainly one of the questions that are involved, because this became a big issue. I mean, I don't want to digress on 2611 because his evidence for 2611 and the ISI's involvement in it and the LET's involvement, including that of all LET's highest operatives. That's the most important aspect as to what's been divulged today. हेडली के बयान से पुख्ता हो गया है कि मुंबई में आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के कई महकमे मिले हुए थे और वो लश्कर के आतंकवादियों को लंबे समय से ट्रेनिंग दे रहे थे। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध लगातार खराब हो रहे थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। इशरत जहां पर हेडली के खुलासे के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 2004 में विपक्ष ने इशरत जहां के मुठभेड़ पर गैर जरूरी बयानबाजी की थी। उधर विपक्ष का आरोप है कि हेडली के बयान की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष ने मांग की है कि बीजेपी बताए कि क्या यह एनकाउंटर असली था या फिर फर्जी। अमेरिका में बैठकर वीडियो लिंक से गवाही दे रहे मुंबई हमलों के अभियुक्त डेविड कोलमैन हेडली ने कथित तौर पर इशरत जहां को आत्मघाती हमलावर बताया है। हेडली के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की है। इशरत जहां का जो इनकाउंटर गुजरात के अंदर हुआ था, कई लोग उनको बेगुनाह बताते थे, लेकिन हेडली के खुलासे के बाद कम से कम उन लोगों को अपना बयान वापस लेना चाहिए।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हेडली के खुलासे से जांच एजेंसियों को मदद मिलेगी। हमारे देश के लिए, हमारा एजेंसीज के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि सही खबर और सही दिशा मिल रहे हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि हेडली ने जो बातें कही हैं उनकी जांच हो। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि क्या इशरत जहां को मुठभेड़ में मारा गया या फिर पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को पकड़ने के बाद गोली मारी। अब अगर सरकार इसकी जांच करना चाहती है तो सरकार के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, वो इसकी जांच कर सकती है कि डेविड कोलमैन हेडली का जो बयान है उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें कितने तथ्य हैं। डेविड कोलमैन हेडली के बयान की जांच होना अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बुधवार को कई राज्यों में एक अभियान के तहत बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा दी गई, जिसके बाद 5 राज्यों में 200 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद से ही सरकार के इस अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि बीमार होने के ऐसे मामले महज 2% हैं और इसका बच्चों की सेहत पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पेट के कीड़े मारने वाली दवा खाने के बाद कई राज्यों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। मौका था राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग डे का। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में करीब 200 बच्चों को दवा खाते ही उल्टी और चक्कर आने लगे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। काय की दवाई थी? कीड़े की। क्या हुआ तुम्हें? फिर उसको खा के थोड़ी देर तक अजीब सा हुआ, फिर पेट में दर्द हुआ, फिर पैर हाथ में झिझली टाइप में हुआ और फिर चक्कर आ गए। कई राज्यों से बच्चों की सेहत बिगड़ने से संबंधित आई खबरों के बाद सरकार ने कहा कि बच्चों को दी जाने वाली दवाई के कुछ मामूली साइड इफेक्ट्स हैं जो किसी किसी को ही होते हैं, इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं। ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इतने बड़े प्रोग्राम में हमारी कोशिश है, लेकिन इस दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स के कारण 1 to 2% लोगों को इसका इफेक्ट होता है फॉर वेरी लिटिल टाइम, बहुत कम समय के लिए, और वो भी हमने अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश में 1 से 14 साल की उम्र के 22 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेट में कीड़े हो सकते हैं। ऐसे में सरकार 27 करोड़ बच्चों तक इस दवा को पहुंचाने के लिए काम कर रही है। बुधवार को इस अभियान में 1 से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया। बाकी बच्चों को अगले हफ्ते दवा दी जाएगी। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए राजीव दास गुप्ता हैं, जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ सोशल साइंस JNU में। राजीव, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स और बच्चों के लिहाज से समझना चाहूँगा, ये जो अभियान था और जिसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में सरकार कह रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? और जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि 1 से 2% लोगों तक इस तरह की साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो एक लिमिटेड बहुत ही छोटा आंकड़ा मैं कहूँ कि बड़े पैमाने पर देखा जाए, क्या वाकई वो सही? 1 से 2% सुनने में छोटा है, पर जो करोड़ों का हिसाब है कि कितने बच्चों को ये दिया जा रहा है, जाहिर है कि उसका 1 से 2% इन एब्सोल्यूट नंबर्स इज़ अ वेरी बिग नंबर। और उतने संख्या के बच्चे और उतने पेरेंट्स की जो एंग्जाइटी है, उनके जो ट्रीटमेंट की बात है, हम काफ़ी बड़े संख्या की बात कर रहे हैं अगर 1 to 2% ही है। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। एक ये है कि ये माइनर रिएक्शंस हर दवाई में होती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। एक थेरेप्यूटिक कोई बीमार होकर आ रहे हैं, उनमें माइनर रिएक्शन, और एक लार्ज स्केल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में माइनर रिएक्शन, दोनों में अंतर है। बिल्कुल। और इसलिए जो रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का एक रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वहाँ एडवर्स इफेक्ट्स होता है। उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं EFI, उसमें माइनर होता है और सीरियस इफेक्ट्स होता है, इंक्लूडिंग डेथ भी हो सकती है इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। लेकिन उसका जांच करने का और जांच करके एक निष्कर्ष में पहुंचने का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जब तक हम वो
स्ट्रक्चर्ड तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं इसको, ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि ये थोड़ा बहुत हो सकता है. दिस इज़ नॉट अ गुड रिस्क कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. तो क्या माना जाए कि इस तरह के अभियान के लिए जो क्राइटेरिया है या फिर जिस बात को हमें फॉलो करना था उसकी कहीं ना कहीं एक लिंक मिसिंग है, इसके चलते ये इफेक्ट दिख रहा है? देखिए, देश में इस समय वो चीज़ सिर्फ इम्यूनाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर तरीके से है. AEFI कमेटी है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है, वो राज्य स्तर पे है और वो डिस्ट्रिक्ट या जिला स्तर पे भी है. उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, उसका एक इन्वेस्टिगेशन गेटिंग फॉर्मेट है. जाहिर है कि हर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में यही चीज़ लागू होना चाहिए. यहाँ क्या हो रहा है कि हर राज्य से या हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऑफिसर या एक स्कूल के कोई प्रतिनिधि वो अपना एक बयान दे रहे हैं और सबका कम ज़्यादा यही बयान है कि ये माइनर चीज़ है, इसमें घबराने की बात नहीं है. लेकिन एक पेरेंट के लिए या एक छात्र के लिए ये काफ़ी नहीं है. तो क्या ये कहा जाए कि राजीव की इस तरह की जब भी कोई प्रोग्राम चलता है उससे पहले दवा पिलाने तक उसके रिएक्शन, उसको कुछ घंटे ऑब्जर्व करने की एक जो प्रक्रिया है उसको फॉलो होना चाहिए और वो फॉलो नहीं होता है या फिर एक्सपर्ट लोग वहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए शायद दिक्कत है? ये जो प्रोग्राम है इसमें सिर्फ एक टैबलेट दे देते हैं. प्रोग्राम एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, लेकिन फॉलोअप का जो मशीनरी है जो हम देख रहे हैं कि फॉलोअप का मशीनरी और इन्वेस्टिगेशन का जो मशीनरी, क्योंकि इसमें दवाई की सैंपल दी जाती है, उसका जांच होता है वाकई उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कोई कंटामिनेशन है, तो एक तो ड्रग या वैक्सीन जनित प्रॉब्लम हो सकती है, एक प्रोग्राम इश्यूज हो सकता है, खासकर इंजेक्शंस में जो होता है जो इस केस में लागू नहीं है. तो मुख्य तौर पे ये ड्रग लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है या प्रोग्राम लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है, पर वो एक जांच के बाद ही डेफिनेटली आप कारण बता सकते हैं. तो इसलिए जांच सिस्टमेटिक एक इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, बल्कि नॉन नेगोशिएबल है. लेकिन जांच की बात तो कोई कर ही नहीं रहा. जो भी बयान आ रहे हैं, मैं कहूँ कि केंद्रीय मंत्री तक ये कर रहे हैं कि 1 से 2% लोगों को इस तरह का होता है और एक नॉर्मल सी बात है. हाँ, मैं बताता रहा हूँ, जब एक तरफ हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इतने करोड़ में, एक तरफ हम सक्सेस क्लेम कर रहे हैं कि इतने करोड़ में हमने ये प्रोग्राम किया, जो विच इज़ ट्रू, लेकिन 1 to 2% ऑफ उतने करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर. करना क्या चाहिए था असल में? चूक कहाँ पर है? करना ये चाहिए कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इन्वेस्टिगेशन का, एक ब्राइटन कोलैबोरेशन का क्राइटेरिया होता है, वो फॉलो करना चाहिए. वो उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए और एक डेफिनेट कंक्लूशन देना चाहिए कि ये घटनाएं हैं, इतने नंबर्स हैं और ये इसका कारण, हमें ये कारण पाया गया है. तो क्या ये माना जाए राजीव कि इस तरह की जो प्रोग्राम, ये मैं अगर पर्टिकुलर इसी प्रोग्राम की बात करूं, नंबर्स हम देखते हैं और जो एक प्रॉपर मैं कहूं कि एक रास्ता है इस तरह का अभियान चलाने का, जिसमें मैं कहूं कि अलग अलग पैरामीटर्स सेट हैं, अलग अलग जगह पर वहाँ पर चेकिंग रीचेकिंग होती है, वो सिस्टम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं. नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इम्यूनाइजेशन में ये एक स्ट्रक्चर्ड है. ये कोई हर प्रोग्राम के लिए कोई अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए. ये सेम स्ट्रक्चर कैन डू दैट एंड शुड डू दैट. और हमारे देश में पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में करोड़ ही इन्वॉल्व होते हैं, लाखों और करोड़ों में ही हम डील करते हैं. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिस्टम वेल ऑयल्ड मशीनरी हो और स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो इम्यूनाइजेशन में होता है उस सिस्टम को फॉलो किया जाए बाकी जगहों पर. अदरवाइज एक सिनिसिज्म ग्रो करता है अबाउट प्रोग्राम्स, वो दूसरे प्रोग्राम पे भी उसका असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ेगा. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका. तो फिलहाल पहली खबर में इतना ही. वक्त ब्रेक का है. ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें. That clock ticked through the night. So much happened as you slept. So much you missed. Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television.
6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे जिंदा रहकर पूरी दुनिया को हैरान करने वाले लांस नायक हनुमंत थप्पा शहीद हो गए हैं। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्हें बचाने की हर कोशिश नाकाम रही। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने शोक जताया है। शुक्रवार को कर्नाटक के धारवाड़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लांस नायक हनुमंत थप्पा की मौत ने इस परिवार को दूसरी बार तोड़ दिया। 3 दिन पहले सियाचिन हादसे में उनके जिंदा बचने की खबर ने परिवार में खुशियों का अंबार लगा दिया था। मेरा फैमिली, मेरा गांव वालों को बहुत खुश हो गए सब। लेकिन गुरुवार को हनुमान जिंदगी से हार गए और परिवार से खुशियां हमेशा के लिए छिन गईं। सेना का कहना है कि इस जाबाज सैनिक के अंगों ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की पूरी टीम उनकी दिन रात निगरानी में लगी हुई थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। We tried our level best to fight death for this brave Siachen warrior, but today morning his blood pressure, despite our support, despite all our measures, dropped down and he had a cardiac arrest and died about 11:45 this morning. सियाचिन के शूरवीर की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हनुमंत थप्पा हमें उदास और व्यथित छोड़ गए हैं। लांस नायक हनुमंत थप्पा की आत्मा को शांति मिले। आपके अंदर जो सैनिक था वो अमर है। हमें गर्व है कि आप जैसे शहीदों ने भारत की सेवा की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अपने जीवन काल में भारत के इस वीर सपूत ने पूरे देश की जनता को एकजुट कर दिया। पूरे देश ने उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी और आज हर नागरिक उनके लिए दुखी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी हनुमंत थप्पा की बहादुरी को सलाम किया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी हनुमंत थप्पा के निधन पर दुख जताया है। I think the lack of oxygen, height and limited space probably took its toll. Anyway, we lost a brave soldier. बहादुर सिपाही जिसने सियाचिन की ठंड के खिलाफ इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी, एक एवलांच से बच के आ गए। उनकी इस तरह मृत्यु होना बहुत ही एक दुखद बात है और हमारी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ है। उनकी बहादुरी को हम सब लोग सलाम करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे। मद्रास रेजिमेंट की 19 बटालियन के जवान हनुमंत थप्पा 3 फरवरी को सियाचिन में अपने 9 साथियों समेत हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। 6 दिनों बाद बचाव दल ने उन्हें 35 फीट बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला था। इसके बाद से हनुमंत थप्पा की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थी। हनुमंत थप्पा भले ही आज नहीं हैं, लेकिन बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें अमर बना दिया है। लगातार 8 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे जाबाज हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन इनकी शहादत करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में बहादुरी की मिसाल बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। कैमरामैन विवेक के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत और यूएई के बीच आज कुछ अहम समझौते होने जा रहे हैं। ये समझौते व्यापारिक और रणनीतिक मसलों से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के भावी सुल्तान के बीच अभी हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत शुरू होने वाली है और माना जा रहा है कि यूएई भारत में $10 अरब का निवेश करने का इच्छुक है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान को रोकने के लिए भी समझौते होंगे। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में मदद करने के लिए भी यूएई से समझौता करेगा। यूएई भारत में कच्चे तेल का गोदाम बनाने के लिए इच्छुक है। इसका 2/3 हिस्सा भारत उपयोग कर सकेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर यूएई के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। युवराज अल नहयान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिले। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिन के दौरे के तहत आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वो सबसे पहले संदी नागिन गाँव पहुंची और गाँव वालों की समस्याएं सुनी। उन्हें खराब फसल की स्थिति का जायजा लिया। सोनिया गांधी जाने माने शायर मुनव्वर राणा के घर भी पहुंची। मुनव्वर राणा की मां का निधन कुछ दिन पहले ही हुआ था। बाद में उन्होंने पंचायत चुनाव में निर्वाचित सदस्यों से मुलाकात की और
समस्याएं सुनी। उनका ये दौरा कल यानी शुक्रवार को भी रहेगा। शुक्रवार को वो सांसद निधि से यूपीए सरकार के दौरान निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगी। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी का अपने क्षेत्र में ये दौरा 5 महीने बाद हो रहा है। दिल्ली सरकार ने 15 अप्रैल से सम विषम नियम को फिर से लागू करने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस दौरान अकेली गाड़ी चलाने वाली महिलाओं को छूट बरकरार रहेगी। दोपहिया वाहन भी इस दायरे से बाहर होंगे। सम विषम फॉर्मूले पर रायशुमारी के बाद दिल्ली सरकार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे 15 अप्रैल से लागू करने का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 81% जनता इसे लागू करने के पक्ष में थी। उन्होंने बताया कि इस नियम को स्थायी रूप से तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक न हो जाए। जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होता तब तक टू व्हीलर्स को इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो अगला फेज हम लोग 15 अप्रैल से चालू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस नियम को हर महीने 15 दिन लागू करने पर विचार चल रहा है। दोपहिया वाहन इसके दायरे से बाहर रहेंगे। फॉर्मूले के तहत महिलाओं को छूट जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि रायशुमारी के दौरान 92% लोगों ने कहा है कि वो दूसरी कार नहीं खरीदेंगे। इस बार 500 रिटायर्ड डिफेंस के लोगों को एनफोर्समेंट को देखने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसको टू व्हीलर्स पे लागू करेंगे तो टू व्हीलर्स लगभग 30-40 लाख टू व्हीलर है, तो 15-20 लाख लोग वो सीधे मेट्रो और बसों के ऊपर आ जाएंगे। तो जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होता तब तक टू व्हीलर्स को इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता। सम विषम फॉर्मूले के दौरान चालान की रकम पर अब भी विचार चल रहा है। इससे पहले 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इस फॉर्मूले को ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था। वैसे तो ऑड इवन को लागू करने का मकसद प्रदूषण में कमी लाना था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए अब ये दिल्ली सरकार की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों की फेहरिस्त में ऑड इवन सबसे ऊपर नंबर पर आता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। शेयर बाजार में भारी बिकवाली के चलते आज लगातार चौथे दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 807 अंक गिरकर 23,000 के नीचे बंद हुआ। ये सेंसेक्स और निफ्टी में बीते 6 महीने का निचला स्तर है। खराब वैश्विक संकेत और कंपनियों के खराब नतीजे इस गिरावट के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये पर भी 29 महीने के निचले स्तर पर गिरकर 68 रुपये 30 पैसे पर पहुंच गया। दलाल पथ में गुरुवार को भारी गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 807 अंक टूटकर 23,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। ये 6 महीने में सेंसेक्स की सबसे बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 21 महीने बाद 23,000 अंक के नीचे आया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और भारतीय कंपनियों विशेषकर सरकारी बैंकों के निराशाजनक तिमाही नतीजों से निवेशकों पर बुरा असर पड़ा। इस भारी गिरावट से निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक बाजारों की तुलना में घरेलू शेयर बाजार मजबूत स्थिति में है। With regard to stock markets, India is not an exception, but we are better off than many of the other markets. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 239.35 अंक यानी 3.32% के नुकसान से 6,976.35 अंक पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 28 नुकसान में रहे। क्रूड की कीमतों में गिरावट से सभी वैश्विक बाजारों में भी गिरावट का दबाव दिखा। हिंदुस्तान में जो सरकारी बैंक्स हैं उनके एनपीएस की काफ़ी ज़्यादा जो है अमाउंट सामने आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को घबराहट दे रही है। दरअसल फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेनेट येलन ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा कि ग्लोबल मार्केट में ग्रोथ को लेकर बड़ी चिंताएं हैं, लेकिन उन्होंने ब्याज दरें घटाने की कोई जरूरत नहीं बताई। इस बयान के बाद सभी मार्केट पर दबाव गहरा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज पूरी दुनिया सांस थामकर विज्ञान के एक नए आविष्कार का इंतजार कर रही है। गुरुत्वाकर्षण को लेकर हुई इस नई खोज से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे कई वैज्ञानिक सिद्धांतों की मान्यताएं बदल सकती हैं। इस खोज के रहस्यों से पर्दा उठने में कुछ वक्त रह गया है। आज रात 9 बजे वाशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा होगा। पुणे के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र खगोल शास्त्र और खगोल भौतिकी आयुका में विज्ञान के नए खोज से पर्दा उठाने की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हालांकि आयुका में अनुसंधान करने वाले और इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से बचना चाहते हैं, लेकिन इसके फायदे के बारे में इशारा जरूर कर रहे हैं। Will have a great impact on our Indian science and Indian technology because of the fact that it involves a whole lot of different
technologies which are brought together in this particular experiment. इस खोज को लेकर आ रही खबरों के मुताबिक इसमें भारत के 9 संस्थानों के करीब 60 वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, जिनमें से करीब 35 वैज्ञानिकों ने इस खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सीधे तौर पर काम किया है। आयुका के वैज्ञानिक इस खोज के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी जानकारी के लिए इंतजार की बात भी कह रहे हैं। मेरे बहुत सारे कलीग इंडिया में इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किए हैं। हम लोगों का बहुत दिनों का एफर्ट का फल निकलने वाला है, तो हम लोग सब बहुत ही एक्साइटेड है आपको बताने के लिए कि क्या हुआ है और क्या हमें मिला है। तो आप थोड़ी देर और वेट कीजिए, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कब आपको बताएंगे ये सोच के। ये खोज दुनिया के 15 देशों के 900 वैज्ञानिकों के प्रयास का नतीजा है। इस नई खोज से पर्दा उठने के बाद विज्ञान को देखने का नजरिया बदल जाएगा। साथ ही गुरुत्वाकर्षण को लेकर अब तक हुई खोजों को एक नई ऊंचाई और दिशा प्रदान करेगा। वैज्ञानिक भी शामिल है। हम सब एक इंडिगो कंसोर्टियम की तरफ से काम करते हैं। देश के अबाउट 9 संस्थाओं में हम काम करते हैं। आज क्या बताया जाएगा वो तो मैं बोल नहीं सकता, पर आशा करते हैं कि वो बहुत ही उत्तेजनक होगी। इस मौके पर शाम 8 बजे पुणे के आयुका में वैज्ञानिक पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे और रात 9 बजे वॉशिंगटन से गुरुत्वाकर्षण को लेकर हुई इस खोज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन सुरेश के साथ संजय कुमार, पुणे। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।